हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकेत। स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल क्रैकेट वॉरियर CW पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जान रहे हैं, मैं क्लास 10th की सोशल साइंस की सीरीज़ ला चुका हूं, जिसमें मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आपने उस वीडियो को उसको नहीं देखा है तो आप जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपने मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स कि रिसोर्स क्या है। तो A resource is anything in our environment that satisfy human needs। रिसोर्स वो सब कुछ है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, यानी मानव के, इंसानों के ज़रूरतों को पूरा कर सके। अगर हम कहें कि पानी इंसानों की ज़रूरत है तो पानी भी हमारे लिए रिसोर्स कहलाएगा। हवा भी इंसानों के लिए ज़रूरत हो, हवा भी हमारे लिए यूज़फुल कहलाएगा। इसी तरह मिनरल्स हो गए, कई तरह के और भी अदर थिंग्स हो गए। साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी उसको ईजिली एक्सेस किया जा सके, पाया जा सके। जैसे मान लीजिए अगर हिमालय में छिपा कोई मिनरल्स है तो हिमालय को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अदर जो क्लाइमेटिक साइड इफ़ेक्ट आएंगे तो ईजिली एक्सेसिबल नहीं होगा। तो हिमालय का जो रिसोर्स है हमारे लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं रहा। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव टू यूटिलाइजेशन। अगर हम कोई भी चीज़ यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो कम से कम कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, तब जाके वो हमारे लिए रिसोर्स का एक अच्छा साधन बन सकता है। नेक्स्ट, कल्चरल एक्सेप्टेबल, अलाइंग विथ अ सोसाइटल वैल्यू, यानी सोसाइटी भी उस रिसोर्स को, उस मिनरल को या अदर उस ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करे। अगर आप कोई ऐसा रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो वो रिसोर्स ही नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से कुछ डेफिनेशन तैयार हो जाता है कि रिसोर्स इज एनीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड विच इज़ इकोनॉमिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो इस तरह से आप रिसोर्स को, संसाधन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को कई भागों में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। जैसे पहला, ओरिजिन के बेसिस पे, यानी उसका जो ओरिजिन है वो किस बेसिस पे हुआ है, यानी वो बायोटिक है या एबायोटिक है। बायोटिक का मतलब है ऑब्टेन फ्रॉम अ बायोस्फीयर एंड हैव अ लाइफ। ऐसा रिसोर्स जिसमें क्या मौजूद हो, लाइफ मौजूद हो। एग्जाम्पल ह्यूमन, फ्लोरा, फाउना, लाइफस्टॉक। ईजी वे में समझते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर कोई इंसान दूसरे शॉप पे या किसी अपने शॉप पे काम कर रहा है, दूसरे के शॉप पे काम कर रहा है, तो वो इंसान क्या कहलाएगा, ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स कहला रहा है तो ये किस टाइप का रिसोर्स कहलाएगा, बायोटिक रिसोर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, लाइफ है। इसी तरह अबायोटिक रिसोर्स, कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, एग्जाम्पल रॉक एंड मेटल्स। जैसे मान लीजिए कि कोई एक गोल्ड स्मिथ है, सोनार है, जो अपने दुकान पे सोने चांदी का काम करता है। तो वो जो सोना चांदी मेटल है उसके लिए वो क्या है, रिसोर्स है। और वो रिसोर्स कैसा है, वो रिसोर्स है एबायोटिक ओरिजिन का। लेकिन अगर वही जो सोनार है अपने दुकान पे किसी हेल्पर को या कोई स्टाफ को रख लेता है तो वो हेल्पर जो बन जाएगा बायोटिक रिसोर्स, यानी वो ह्यूमन है, इसीलिए उसको ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे और ये बायोटिक वाले ओरिजिन में आ जाता है। तो इस तरह से पहला जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्स का, इसको डिफाइन किया गया है ओरिजिन के बेसिस पे। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जॉस्टिवली। इसका मतलब है कि किस तरह जो रिसोर्स है वो डिप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है कि कैन बी रिप्लेस्ड बाय फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली प्रोसेस, एग्जाम्पल सोलर, विंड, वाटर, फॉरेस्ट। इसका मतलब ये है कि
रिन्यूएबल रिसोर्स जो है क्या होगा कि उसको कितना भी आप यूज़ करते जाइए वो कभी भी रिप्लेस नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे सूरज की रोशनी, सूरज की जो रोशनी है उससे जो है सोलर पैनल्स को एनर्जी मिलती है, तो वो सोलर पैनल के लिए जो सनलाइट जो है वो एक तरह का उसका रिसोर्स है और वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। तो इस तरह के एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी बोलेंगे। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है फ्रॉम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, यानी लाखों साल बाद या हजारों साल बाद, कैन नॉट बी रीमेड, दोबारा से उसको बनाया नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम। अगर कहीं पे कोल है तो एक कभी ना कभी वो क्या होगा, उसका हम यूज़ करते जाएंगे और करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और उसको दोबारा बनाने में लाखों साल लग जाएंगे, अरबों साल लग जाएंगे। तो ये एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे जो है रिसोर्स को डिफाइन किया गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे और बढ़ते हैं ओनरशिप के बेसिस पे। अगर कोई रिसोर्स है, जैसे कि मान लीजिए किसी का हाउस है, तो वो इंडिविजुअली है यानी किसी व्यक्ति के पास है या कम्युनिटी के पास है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई घर लेते हैं तो वो मेरा पर्सनल घर है, ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, मेरा पर्सनल घर है, तो वो ओनरशिप के बेसिस पे वो मेरा रिसोर्स कहलाएगा, इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा। लेकिन अगर उसी घर में हम ऑफिस खोल देते हैं या फिर हम उसको पब्लिक पार्क बना देते हैं घर तोड़वा के, तो वो बन जाएगा कम्युनिटी के लिए पूरे, तो वो कहलाएगा कम्युनिटी रिसोर्स। इसी तरह नेशनल रिसोर्स होता है, जैसे मिनरल्स, फॉरेस्ट, ओशियन। और नेशनल रिसोर्स अगर आप थोड़ा सा और ज्योग्राफी जानते हैं तो नेशनल रिसोर्स अगर आप समुंदर के 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी कवर करेंगे तो वो जो रिसोर्स वहाँ तक का जितना भी रिसोर्स पाया जाएगा वो नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे समझिए, जैसे अगर तमिलनाडु में जो फिशरमैन जो होते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, तो तमिलनाडु से वो 12 नॉटिकल माइल तक जा सकते हैं फिश पकड़ने के लिए। वो उनका क्यों जा सकते हैं, क्योंकि वो नेशनल बाउंड्री कहलाएगी इंडिया की। लेकिन अगर 12 नॉटिकल माइल की दूर जाते हैं तो वो नेशनल बाउंड्री इंडिया की नहीं कहलाएगी और उन्हें वहाँ परमिशन फिशिंग के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो बिलोंग द नेशन, एग्जाम्पल मिनरल, फॉरेस्ट, ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट, यानी कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी है उसे नेशनल रिसोर्स कहेंगे। और भी जो नेशन में आपके जैसे फॉरेस्ट है और अदर मिनरल पाए जाते हैं, तो ये भी सब रिसोर्स नेशनल रिसोर्स कहलाएंगे। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है? रेगुलेट बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको ECZ भी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि हमको कोई ऐसा समुंदर से मिनरल निकालना है जो अपने टेरिटरी में, इंडिया के टेरिटरी में नहीं आता है, तो इसके लिए वो फिर किसके टेरिटरी में आता है? तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री के टेरिटरी में आता है। यानी वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ मिनरल्स निकालने हैं तो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आपको पूछना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो बाउंड्री बनाया जा रहा है बाउंड्री के बेसिस पे, तो इंटरनेशनल रिसोर्स जो है ये उसमें आता है। नेक्स्ट क्लासिफाई किया गया है रिसोर्स को स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे। जैसे मान लीजिए पहला है पोटेंशियल, फाउंड इन अ रीजन बट नॉट येट यूटिलाइज्ड, एग्जाम्पल सोलर एनर्जी इन राजस्थान। अब जैसे राजस्थान में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान स्टेट के पास उतना पोटेंशियल नहीं है कि उस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। कोई भी रीज़न हो सकता है कि हो सकता है ज़मीन ना वहाँ मिल रहा हो या फिर वहाँ पे फंड का दिक्कत हो। तो ये एनर्जी हमारे पास है लेकिन इसको यूज़ नहीं कर पा रहे या यूज़ करेंगे इसको, तो इस तरह के टाइप की रिसोर्स को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक, मटेरियल विच पोटेंशियली टू सेटिस्फाई नीड्स बट लैक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर एक्सेस। मटेरियल है हमारे पास, जैसे कोई एनर्जी है, सपोज करिए कि आप जो है गुजरात के कोस्ट पे
आपको पता होगा कि विंड जो है काफ़ी फ्लो करके आती है, तो विंड अगर हम उसमें टरबाइन लगा दें तो एनर्जी, हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी ही ना हो, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही ना हो, तो आप चाहे कितना भी आपके पास पोटेंशियल मौजूद हो, कितना भी मिनरल्स का भंडार मौजूद हो, आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगा? स्टॉक रिसोर्स एनर्जी कहलाएगा। तो इस तरह से जो रिसोर्सेस को क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, क्या है, जब भी हमारे पास कोई भी रिसोर्स है, चाहे वो वाटर हो गया, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, या फिर किसी भी तरह का प्रॉपर्टी हो गया, क्या होता है कि कई बार उसका रख रखाव हम सही ढंग से नहीं करते, या जो है उसमें कई सारी खामियां होती हैं जिससे कि वो मिसयूज़ हो जाता है, उसका सही से यूज़ नहीं हो पाता है। तो उसके लिए एक प्लानिंग किया जाता है जिसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी किस तरह से उसका सही तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें पहला बात करते हैं डेवलपमेंट दैट मीट प्रेजेंट नीड विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी बिना किसी वातावरण को नुकसान पहुंचाए हुए किस तरह हमें डेवलप करना है चीज़ों को, किस तरह मिनरल्स का या रिसोर्सेज का यूज़ करना है, कहीं ओवर यूज़ नहीं हम कर ले रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह के जो मेजर्स हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखे जाएंगे। और कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो रिसोर्स बचा रह सके। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि दुनिया भर का जो कोल है, कोल से बिजली बनाई जाती है, अगर क्या हो उसका सही से रख रखाव ना हो, या फिर सही से उसको एक्सट्रैक्ट ना किया जाए, निकाला ना जाए, तो क्या होगा कि लोग उसका मिसयूज़ करने लगेंगे, लोग उसको इधर उधर फेंकने लगेंगे, या फिर कहा जाए कि उसको सही ढंग से रखेंगे नहीं, बर्बाद कर देंगे। उस कारण से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि कोल जो है पूरी तरह से अर्थ पे ख़त्म हो जाएगा और वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं। फिर इसी को लेके जो है रियो अर्थ समिट एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो है एजेंडा 21 बनाया गया जो कि 1992 में अडॉप्ट किया गया। इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज़। एजेंडा 21 में ये बताया जाता है कि किस तरह हम किसी भी रिसोर्स को, किसी भी इन्वायरमेंट को डैमेज होने से कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उससे कॉम्बैक्ट करेंगे, कैसे लड़ेंगे उससे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एजेंडा 21 में बताया जाता है, और समय टाइम टू टाइम हर साल इसका मीटिंग होता है रियो अर्थ समिट का, जिसमें रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, ओवर यूज़ नहीं करना है, उसका वेस्ट कम करना है, इन सारे मुद्दों पे बात की जाती है। नेक्स्ट, इंडिया में क्या रिसोर्सेज प्लानिंग है उसके बारे में समझते हैं। Essential due to uneven resource distribution. Example, झारखंड is rich in minerals but lack of infrastructure. अब देखिए क्या है, इंडिया में किस तरह रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की प्लानिंग की जाती है। जैसे भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिसोर्स पाए जाते हैं। जैसे झारखंड में कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसको एक्सट्रैक्ट कर सके, निकाल सके। उसी तरह राजस्थान इज रिच इन सोलर एनर्जी बट लैक वाटर। अब एक तरफ आप देखेंगे राजस्थान में सोलर एनर्जी है, यानी सोलर सनलाइट का रिसोर्स मौजूद है, लेकिन वाटर रिसोर्स जो है वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। तो अब जो अनइवन आपको दिखाई दे रहा है कि रिसोर्स कभी कहीं कुछ ज़्यादा है, कभी कहीं कुछ कम है, या कुछ है ही नहीं, तो इस तरह को कैसे इंडिया प्लान करके उस रिसोर्स को कलेक्ट करता है या संभाल के रखता है, इसके बारे में कैसे जो है इंडिया प्लान करता है, देखते हैं। स्टेप 1 क्या करता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। सबसे पहले उन जगहों को आइडेंटिफाई करेगा जहाँ पे अलग अलग तरह के रिसोर्स पाए जाएंगे, और उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे डेवलप करने की इंडिया कोशिश करेगा। उसकी इन्वेंट्री बनाएगा, यानी लिस्ट बनाएगा कि कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जा रहा है या कौन सा रिसोर्स कहाँ पे पाया जा रहा है। फिर दूसरे स्टेप में बात होगा इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ टेक्नोलॉजिकल एंड स्किल।
फिर उसमें प्लान होगा कि किन किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, किस तरह की स्किल्स चाहिए ताकि वो मिनरल वेस्ट ना हो जाए, वो रिसोर्स हमारा वेस्ट ना हो जाए। तीसरे स्टेप में ये प्लान करता है मैचिंग रिसोर्स प्लान्स विथ नेशनल डेवलपमेंट गोल्स, यानी अपने रिसोर्स को ऐसा वो यूज़ करेंगे ताकि वो भारत के लिए, नेशन के लिए भी कुछ डेवलपमेंट ला सके। जैसे अगर कोल है तो उस कोल का इस्तेमाल हम बिजली बनाने के लिए करेंगे और बिजली बनाकर पूरे जो वहाँ के एरिया है उनको सप्लाई करेंगे, जिससे कि नेशन का भी डेवलपमेंट होगा। और जब बिजली बनेगा तो वहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रियाँ लगेंगी और नेशन का ग्रोथ होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें लैंड रिसोर्स एंड सॉइल डिग्रेडेशन। लैंड रिसोर्स में सबसे पहले देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड माइनिंग। अब जो हमारे पास जो ज़मीन बचा है, अब ज़मीन भारत के पास क्योंकि कम है, और या फिर अगर वर्ल्ड में भी देखा जाए तो ज़मीन तो कम ही है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो ह्यूमन एक्टिविटी उसमें और उस ज़मीन को, उस लैंड को डिग्रेड करने में लगा हुआ, बेकार करने में कैसे लगा हुआ है कि उसमें डिफॉरेस्टेशन, लगातार पेड़ काट रहा है, ओवर ग्रेजिंग कर रहा है, यानी जो अपने कैटल से, अपने मवेशी हैं उनको जो है ग्रेज कराता है, ग्रासेस वगैरह। तो इससे क्या नुकसान होता है, इससे जो सॉइल होता है, अगर मान लीजिए कोई घास उगी हुई है ज़मीन पे, तो वो सॉइल को पकड़ के रखती है, उसको रोक के रखती है, और जब बाढ़ आता है, फ्लड आता है, तो वो मिट्टी बहता नहीं है। लेकिन अगर जब ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा तो वो क्या होगा, ज़मीन, वहाँ की मिट्टी बह जाएगी और ज़मीन हमारे पास और कम हो जाएगा। इसी तरह से माइनिंग होता है। माइनिंग में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा माइनिंग कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो जो एरिया होगा वो रहने लायक ही नहीं रहेगा। और ये सब कॉमन है इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सारे रीजन्स में ये आपको कॉमन देखने को मिलेगा। फिर इंडिया में अलग अलग सॉइल टाइप पाई जाती हैं, जैसे एल्यूवियल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल एंड वाइडली स्प्रेड इन नॉर्थर्न प्लेन्स, यानी यूपी बिहार वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, जिसमें गेहूँ, चावल और अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स हो गए, इन सबको ये उगाती है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इसमें ह्यूमस जो एक कंटेंट होता है, एक सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। नेक्स्ट जो सॉइल पाया जाता है वो है ब्लैक सॉइल। अच्छा, आइडियल फॉर अ ग्रोइंग कॉटन फाउंड इन अ डेक्कन ट्रैप रीजन। डेक्कन ट्रैप रीजन वो रीजन है जहाँ पे आपको महाराष्ट्र वाला थोड़ा रीजन दिखेगा, कर्नाटक वाला रीजन दिखेगा, तो इन सब रीजन में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। और ब्लैक सॉइल सबसे परफेक्ट है कॉटन के लिए भी और शुगर केन के लिए भी, इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है भारत का वो है महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल फाउंड इन अ लो रेनफॉल एरियाज ऑफ द ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन प्लेट्यू। येलो और रेड सॉइल जो है भारत के जहाँ पे बारिश कम होती है उस रीजन में पाया जाता है, और उड़ीसा वगैरह रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा। और सदर्न पार्ट में अगर आप हैदराबाद या तेलंगाना वाले साइड जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये सॉइल देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लैटेराइट सॉइल। ये जो सॉइल है फॉर्म इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होगा और रेनफॉल भी हैवी होगा, उस वाले रीजन में आपको ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा और साउथ वाले इंडिया के रीजन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सॉइल आता है एरिड सॉइल, जो कि राजस्थान में पाया जाएगा। ये सैंडी होगा, बालुई मिट्टी जैसा होगा, सलाइन होगा, और ऐसे जगह पाया जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। एरिड सॉइल में आपको देखने को मिलेगा कैक्टस हो गया, पाम ट्री हो गया, और इस तरह की जो ट्रीज़ हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, तो इसी के साथ ये लेक्चर जो है एंड होता है। अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड लाइक।